नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करने वाले हैं जो पाषाण काल का। पाषाण काल के दौरान बात की जाए तो नव पाषाण काल है, जो नियोलिथिक एज है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो चार्ट के अकॉर्डिंग हमने विभाजन किया था, पाषाण काल का जो स्टोन एज है 3 भागों में विभाजित करते हुए पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम नव पाषाण काल को पढ़ेंगे, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड अगर बात की जाए तो 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आ जाता है। और भारत के कई क्षेत्रों में बात की जाए तो नव पाषाण काल का समय लंबे दौर तक चलता है। और बात की जाए तो दक्षिण भारत में यह पाषाण संस्कृति है, जो नव पाषाण संस्कृति काफ़ी बाद में शुरू होती है और लंबे समय तक चलती है, जो 1000 ईस्वी पूर्व तक। इधर जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ ही दक्षिण भारत में भी नव पाषाण कालीन संस्कृति चलती रहती है। अब नव पाषाण काल के बारे में जो हमने सामान्य जानकारी कल जो हासिल की थी, आज हम नव पाषाण काल के दौरान नव पाषाण में प्रयुक्त होने वाले औजारों, टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इसके अलावा जो नव पाषाण कालीन युग के मानवों के द्वारा कैसे निवास और आवास बनाए जाते थे, यानी मकान, घर किस तरह के बनाए जाते, उनके बारे में आज विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। इस तरीके से नव पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। मुख्य रूप से हमने देखा कि नव पाषाण काल के दौरान मानव काफ़ी सभ्य हो जाता है, विवेकशील और बुद्धिमान हो जाता है। उसके द्वारा तरह तरह के प्रयोग यहाँ शुरू कर दिए जाते हैं। और हमने मुख्यतः जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि इस काल की मानी जाती है, जो कल आपको बताई थी, एक तो पहिए का आविष्कार इनके द्वारा कर लिया जाता है और फिर सभ्यता काफ़ी विकसित हो जाती है। और उसके पश्चात इनके अलावा जो चाक है, जो चाक होती है जिस पे मिट्टी के बर्तनों को बनाने में काम में लिया जाता है, उसका आविष्कार इनके द्वारा कर लिया जाए। ये सबसे बड़ी चाक का आविष्कार और पहिए का आविष्कार सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो आज हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो टूल्स है। तो अगर नवपाषाण काल में बात की जाए तो इसी काल के दौरान जो अपने को पाषाण उपकरण ही प्राप्त होते हैं, किसी धातु के उपकरण कहीं नहीं मिलते हैं। और ये जो पाषाणों की उपकरणों की बात की जाए तो पीछे की बजाय जो पीछे के काल है, जो पूरा पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है, उनसे अगर इन उपकरणों की टूल्स की तुलना कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे ये हमें उन्नत क्वालिटी के यहाँ मिलते हैं, उच्च गुणवत्ता के यहाँ देखने को मिलते हैं, हाई क्वालिटी यहाँ देखने को मिलती है। और लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, अपने को बड़े आकार के उपकरण ना मिलकर छोटे आकार के उपकरण मिलते हैं, लेकिन इनकी किस्म काफ़ी उन्नत रहती है और ये काफ़ी सौंदर्य और विविधताओं से भरे हुए अपने को यहाँ मिलते हैं। तो यही पाषाण उपकरण मिलते हैं। अब बात की जाए तो किस तरह के टूल्स जो मुख्य रूप से अपने को यहाँ इस काल में देखने को मिलते हैं, तो हैंडेक्स की तो बात की जाए तो ये तो लंबे समय से ही चल रही है। ये सेल्ट है, जो सेल्ट प्रकार, जो सेल्ट टाइप्स के जो उपकरण अपने को मिलते हैं, इसे सेल्ट आप हिंदी में भी लिख लेना, सेल्ट। ये सेल्ट उपकरण मिलते हैं। ये इनकी आकृति मैंने इस तरीके से आपको बताई है, जो एक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये पत्थर का टुकड़ा है और इसी में यहाँ पे लकड़ी से जो रस्सियों से बांधा हुआ है और लकड़ी का टुकड़ा पीछे लगा हुआ है और दोनों तरफ नुकीला है, इसे सेल्ट्स कहते हैं। और एक्स की बात की जाए तो ये हैंडेक्स है, जो हस्त कुटार जिसे कहते हैं, हाथ कुल्हाड़ी भी आप कह सकते हो, जो हाथ से वही पत्थर जो मैंने पीछे भी आपको बताया, इस पत्थर को यहाँ से पकड़ के और आगे का जो नुकीला हिस्सा है, इससे जो शिकार करते वक्त इसका प्रयोग किया जाता है और जानवर को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं एडजस्ट जो अपने जो खाती को आप जानते हो, कारपेंटर। तो कारपेंटर जो यूज में लेते हैं, जो एडजस्ट ऐसा लकड़ी का हत्था लगा हुआ होता है और ऐसे लकड़ी छीलने के लिए उसे बसोला कुछ ऐसा कहा जाता है, बसोला। तो ये उस टाइप का औजार है एडजस्ट के बाद बात की जाए चिसल जो अपने जो पत्थर फोड़ने के लिए आप देखते हो लोहे की छेनी होती है, जो छेनी होती है, उसी तरह ये पत्थर का ही बना हुआ होता था और पत्थर की छेनी होती थी, जिसका प्रयोग किसी तरह की किसी चीज़ को काटने के लिए या चीरने के लिए इनके द्वारा किया जाता था। ये औजार मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलते हैं।
और इन औजारों की बात की जाए तो उन्नत किस्म जहां यहाँ हाई क्वालिटी यहाँ देखने को मिलती है, पीछे के जो उपकरणों से कंपैरिजन तुलना यहाँ की जाती है, तो ये पॉलिश युक्त, जो कल की क्लास में भी हमने बात की, पॉलिश युक्त और घिसाई किए हुए औजार अपने को यहाँ देखने को प्राप्त होते हैं। और रॉ मटेरियल के बारे में जो कल हमने लिखा था सामान्य जानकारी में, तो उस यहाँ रॉ मटेरियल चैट, जेस्पर और फ्लिंट के छोड़कर जो अलग रॉ मटेरियल का यहाँ प्रयोग किया जाने लगता है। जो पीछे हमने देखा, जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में चैट है, जेस्पर है, फ्लिंट है, ऐसे कच्चे रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। अब रॉ मटेरियल चेंज हो गया है, यहाँ पे जो कच्चा माल जिससे पत्थर के औजार बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, तो बात की जाए तो बेसाल्ट, डोलोराइट और ट्रेप, ये हरे कलर का एक खनिज पत्थर होता है। इससे भी यहाँ पत्थर बनाने को अपने को देखने को मिलते हैं। और आग्नेय चट्टानों के जो मजबूत जो पत्थर होते हैं, उनसे जो उपकरण और औजार बनाए जाने लगते हैं, और उपकरणों में विविधता और सौंदर्यता यहाँ देखने को मिलती है। और ये उपकरण काफ़ी सुंदर पॉलिश्ड किए हुए और घिसाई युक्त होते थे, और उपकरणों का आकार भी जो छोटा हो जाता है पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो। अब बात करते हैं जो पूरा पाषाण काल में जो अन्य टूल्स, जो औजार की बात करते हैं, और कई ऐसी वस्तुएं भी अपने को प्राप्त होती है। बात की जाए तो कुल्हाड़ी अपने को मिलती है, जो लंबे समय से मिल रही है, पूरा पाषाण काल से मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाती है। उसके अलावा जो चाकू अपने को प्राप्त होता है, ये पत्थर के टुकड़े जो धारदार, अब पत्थर को आप कैसा भी आकार दे दो, चाहे टूटा हुआ पत्थर है, किसी तरीके की आकृति है जो आगे से नुकला हो, उस तरीके का होता है। अगर इनमें आप अंतर देखना चाहें तो इतना काफ़ी अंतर आपको दिखाई नहीं देगा पत्थर के औजारों को। मैं आज आपकी क्लास के पश्चात आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो इन पत्थरों की फ़ोटोज़ वगैरह भेजूँगा, तो आप प्रयास करना कि ये तो मैंने एक अनुमानिक तौर पर बनाए हैं, और मैं जो औजार हैं मुख्य तो उनके नाम लिख के आपको भेजूँगा, तो आप सुंदर सुंदर औजारों की जो चित्रण अपनी नोटबुक में करने का प्रयास करना, समय का सदुपयोग करते हुए, और हो सके जहाँ तक सफ़ेद कागज़ पे जो जिसमें लाइनिंग नहीं हो उसमें बनाने का प्रयास करना। और सफ़ेद कागज़ नहीं भी उपलब्ध हो तो लाइनदार जो पेज है आप जिसमें नोटबुक में अपने नोट बनाते हो, नोट से, उसमें आप बनाने का प्रयास करना, और उनके आगे नाम लिखकर आप जो आज मुझे ये अपना काम करके मुझे भेजना। अब बात करते हैं तो अन्य औजार्स में, तो वस्तुओं में बात की जाए तो कुल्हाड़ी अपने को यहाँ मिल जाती है, चाकू मिलता है, तीर धनुष जो है, जो प्रेक्षापास्त्र, ये अपने को लंबे समय से मिल रहे हैं। ओखली को आप जानते होंगे, जो सभी ग्रामीण कल्चर से स्टूडेंट है, कोई शहरी कल्चर से तो भी ऐसी बात नहीं है, तो वो ओखली जो कुछ अनाज वगैरह कूटने वाली भी होती है। और मूसली, जो ओखली और मूसली दोनों एक ही चीज़ है, और इसी में अनाज कूटने के लिए इसी को काम में लेते हैं। और अनाज पीसने के भी कई औजार, जैसे पहले सिलबट्टे होते थे, जैसे अपन जो आजकल सिलबट्टे होते हैं उससे चटनी बनाते हैं, घरों में पीसते हैं, उसी तरीके से जो बड़े बड़े पत्थरों के औजार थे उन्हीं में अनाज पीसा जाता था। तो वैसे भी औजार अपने को देखने को मिलते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो स्क्रैपर और पॉइंटर भी अपने को यहाँ प्राप्त होते हैं, जो महत्वपूर्ण रहते हैं इसी काल के दौरान। पॉइंटर ये तीखा सा होता है, जो पत्थर का, मान लो छोटा सा पत्थर, उसका नुकीला ऐसा इस तरीके से पॉइंटर होता है। स्क्रैपर भी ये विदारणी जो चीरने के लिए काम आती है, कच्चे माल जो मांस को चीरने के काम में लिया जाता है, ये दोनों अपने को प्राप्त होते हैं। इनके साथ साथ लोहे की वस्तुएं प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय नवपाषाण काल में जो मानव के द्वारा लोहे की धातु का प्रयोग किया जाता, लोहे की धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। उस समय मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो पत्थर के औजारों का उपयोग लंबे समय तक किया गया था, जब लोहे काल मतलब लोहे धातु का प्रयोग मानव के द्वारा कर लिया जाता, उस समय तक यहाँ पत्थर के औजारों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये लोहे की वस्तुएं मिलती है, नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है, लेकिन इन औजारों और उपकरणों के साथ में लोहे की वस्तुएं मिलती है, जिससे ये अनुमान अंदाज आप सोच सकते हो। आपको हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, हिस्ट्री समझना ही है, और आपको विवेकशील और बुद्धिमान बनना है, और इनमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसका मतलब ये लोहे की वस्तुएं साथ में मिली है, तो लंबे समय तक जब लोहे की खोज हुई थी धातु की, उस समय तक भी पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था।
इस तरीके से नवपाषाण काल में जो औजार टूल्स अपने को मिलते हैं। उसके अलावा आज नवपाषाण काल में हम बात करेंगे मानव के द्वारा गृह निर्माण कला। जो मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि मानव गृह निर्माण कला की ओर अग्रसर हो जाता है, धीरे धीरे प्रयास शुरू कर देता है। और नवपाषाण काल में आते आते मानव के द्वारा जो अपने निवास के लिए छोटे छोटे घरों का निर्माण किया जाता है, वो देखते किस तरीके जो इसके द्वारा बनाए। अब निवास की बात की जाए तो पहले मानव जो हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, मानव कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था, पेड़ की टहनियों में रहता था। जो पहाड़ियाँ होती थी उसमें जो कंदराएं बनी हुई होती थी, कंदराएं यानी जो हवा से और वर्षा के पानी से पहाड़ कट जाता था, उन क्षेत्रों में वह रहता था, वहाँ चित्रकारिता भी करता था। हमने मध्य पाषाण काल के दौरान ये बातें पढ़ी थी। अब उन जगहों को छोड़ देता है, मानव काफ़ी बुद्धिमान और विवेकशील हो जाता है, इसलिए अपना आवास मानव के द्वारा जो इन नदी तट पे और पहाड़ी जो समतल क्षेत्र होते हैं, पहाड़ के पेटे जिसे कहते हैं, पेटे का मतलब यही होता है जो समतल पहाड़ी होती है, वहाँ पर आवास बनाना शुरू कर देता है। और नदी के आसपास इनको भरपूर मात्रा में खाद्य सामग्री और पीने के पानी की उपलब्धता हो जाती थी, तो यहाँ निवास बनाना शुरू कर दिया। और प्राचीन जो पुराने निवास इसके मध्य पाषाण काल और पाषाण काल में रहते हैं, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, खो वगैरह है, प्राकृतिक खो जो गुफा से संबंधित है, इनको इसके द्वारा छोड़ दिया जाता है। अब भवन निर्माण कला की तरफ बात की जाए तो ये पहला प्रयोग ही रहता है मानव के द्वारा, जो इस समय के दौरान नवपाषाण के काल के दौरान ही मानव के द्वारा जो मकान बनाने का प्रयास किया जाता है। अब मकान बनाने के प्रयास के दौरान कौन कौन सी चीज़ें इसके द्वारा प्रयोग में ली जाती है? तो घास फूस इसके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, पेड़ों की टहनियाँ इसके द्वारा प्रयोग में ली जाती है, और पत्थरों को प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है, मिट्टी के ढेले, मिट्टी का प्रयोग भी इसके द्वारा किया जाता है, और जो मृत पशुओं की हड्डियों का भी प्रयोग इसके द्वारा यहाँ किया जाने लगता है। अब इनके द्वारा क्या, ये जो पत्थरों को जोड़ के जैसे तैसे जो गोलाकार जो झोंपड़ी जिसे हम कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है आजकल, तो आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो पहले जो अपने बात की थे, अभी जो कुछ समय पीछे देखा जाए तो, और अभी भी कई जगह ये झोंपड़ियाँ मिली, इस तरीके के जो मकान और आवास इनके द्वारा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जाता है, और उनकी छत को भी घास फूस से बना दिया जाता है। जैसे अपने झोंपड़ी होती है घरों में, कई सभी मेरे ख्याल से ज़्यादातर विद्यार्थियों की देखी हुई, मेरी भी देखी हुई है, तो इस तरीके से घास फूस के मकान बनाने का प्रयास इसके द्वारा शुरू कर दिया जाता है मानव के द्वारा, और ये पहला प्रयोग ही रहता है नवपाषाण काल के दौरान। अब बात की जाए तो मानव मकानों के साथ साथ जिस तरीके से समूह बना के मानव जो शिकार करता था, टोलियाँ बना के शिकार करता था, और मुखिया उसका कोई ना कोई मुखिया होता, उसी तरीके से समूह में भी मानव ने अपने आवास बनाने शुरू किए, और एक ही जगह जहाँ आसपास कोई नदी का क्षेत्र हो या कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, जो पहाड़ी का पेटा हो, जिसे समतल क्षेत्र हो, वहाँ पे आवास बनाए, लेकिन सामूहिक रूप से मानव यहाँ रहने लगता है। ये बात नोट करने की है कि इसमें मानव द्वारा एक जगह 25 से 30 मकान, कई जगह 20 मकान ऐसे बनाए जाने लग जाते हैं। यानी सामूहिकता का दृश्य या संगठनात्मक प्रवृत्ति अपने को देखने मिलती है, यानी सामाजिकता का विकास यहाँ हो जाता है। मनुष्य के द्वारा समूह में रहना शुरू कर दिया जाता है। इस तरीके से जिस तरीके से कोई शिकार करते वक्त जो टोली होती थी इनकी 10-20 लोगों की, उसका भी एक मुख्य होता था, उसके नेतृत्व में जो शिकार किया जाता, उसी तरीके से गांव में भी कोई न कोई जो टोली का जो शिकार की टोली थी उसका मुख्य होता। उसी मुखिया ने जो गांव में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, बाकी जो व्यवस्था है, उनका नेतृत्व शायद उसी के द्वारा किया गया, ये अनुमान लगाया जा सकता है। और उसी से जो आगे चलकर बात करेंगे हम मौर्य काल के दौरान, जो गुप्त काल के दौरान, जो ग्रामीणी नाम का एक व्यक्ति होता है। ग्रामीणी कौन होता है? ग्रामीणी गांव का मुखिया होता है, जिसके द्वारा गांव की जो सारी व्यवस्थाओं को संभाला जाता है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और उसके द्वारा बाकी गांव के लोगों का नेतृत्व किया जाता है। उसी तरीके से ये ग्रामीणी की तरह ही कोई टोली का मुखिया था, जो उसके द्वारा क्या किया जाता था कि संपूर्ण जो 25 से 30 मकान बने होते थे उनका नेतृत्व ही उसके द्वारा किया गया होगा। और इस तरीके से मानव में पहली बार देखा जाए तो सामाजिकता की झलक यहाँ दिखाई देती है। सामूहिक जीवन की शुरुआत मानव के द्वारा यहाँ कर दी जाती है, और संगठन बनाकर, समूह बनाकर रहने की प्रवृत्ति
यहाँ शुरू की। इस तरीके से मानव सभ्यता का धीरे धीरे जो विकास होता चला जाता है। और आज हम मानव सभ्यता किस मोड़ पे, जो आप भी इसको भली भांति देख रहे हो। आज की क्लास में विद्यार्थियों हमने जो नवपाषाण काल के दौरान जो मानव के द्वारा उस वक्त किस तरीके के औजार और उपकरण प्रयोग किए जाते थे उनके बारे में अध्ययन किया है। और उनमें मुख्य औजार की बात की जाए सेल्ट, एक्स, एडजस और चिसिल्स रहते हैं। उसके अलावा जो अन्य औजार है वो भी उसके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। और इस औजार इस काल के दौरान मानव के द्वारा पाषाण उपकरणों का ही प्रयोग किया जाता है, न कि किसी धातु के उपकरणों का यहाँ प्रयोग अपने को देखने को मिलता है। और बात की जाए तो उसके निवास स्थान की, तो मकान बनाने का जो प्रथम प्रयोग इसके द्वारा शुरू कर दिया जाता है घास फूस के द्वारा, जो पेड़ों की टहनियों के द्वारा और जो पत्थरों मिट्टी के ढेलों के द्वारा यहाँ मानव द्वारा प्रयोग किया जाता है। पशुओं की अस्थियों के द्वारा उसके द्वारा मकान बनाने शुरू कर दिए जाते हैं और सामूहिक रूप से मानव यहाँ रहने लगता है। सामाजिकता का विकास, संगठनात्मक प्रवृत्ति का विकास अपने को देखने को मिलता है। ये मानव के द्वारा जो नवपाषाण काल के दौरान उन्नति और तरक्की कर ली जाती है और निरंतर उनकी ज्ञान की खोज रहती है। जो ज्ञान की खोज, अगर मनुष्य कहते हैं कि ज्ञान की खोज में रहता है तो उसकी प्रगति सुनिश्चित रहती है। और उसी दौरान से आज तक देखा जाए तो मानव की प्रगति बनी हुई है निरंतर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की समस्या हो, आपको शंका हो, तो आप निसंकोच, कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो और आप अपने सुझाव भी भेज सकते हो। किस तरीके से कोई चीज़ आपको विस्तृत रूप से जानना हो या कुछ अलग आपको हटकर जानना हो, आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता हो, तो मैं उसको बेहतर तरीके से जो शांत करने का प्रयास करूंगा। तो आप निसंकोच बेझिझक पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में बस अब इतना ही अध्ययन करेंगे हम। जो औजार और टूल्स और जो रेजिडेंस है, निवास के बारे में हम पढ़े। कल की क्लास में हम जो मिट्टी के बर्तन वगैरह है और मानव का रहन सहन कैसा रहता है, खान पान, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का।